Today I am going to discuss about the most important topic of mathematics for the finance account assistant. इसमें मैं पहले जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सेट्स। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम बच्चों को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। मैं ये वन बाय वन इसको क्लियर करूँगा। आज का जो भी टॉपिक रहेगा इसका इंट्रोडक्शन रहेगा। नेक्स्ट से फिर जो भी क्वेश्चन होंगे हम उसके ऊपर काम करेंगे। ओके, तो जो भी इस चैनल पे आए तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल और चलते हैं हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेट्स क्या है हमारे पास? तो सेट्स क्या है? ये सेट्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो मतलब कि जो भी सेट्स क्या है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? नंबर्स हो सकता है, लेटर्स हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स हो सकता है या कोई भी रिवर्स वगैरह हो सकता है। तो व्हाट इज सेट? सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो व्हाट इज सेट? तो सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। तो जब भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का वही क्या है? सेट्स। तो सेट्स क्या है? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का वही सेट्स है। जैसे हमारे पास नंबर भी हो सकता है, लेटर्स भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। ओके, अब एग्जाम्पल क्या क्या, किसको हम सेट्स कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे? देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन ए वीक। देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन ए वीक मतलब कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं तो सबको पता है। अब यहाँ पे कहीं पर भी पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, वो कहेगा 7 दिन होते हैं, कोई 8 दिन नहीं बताएगा। तो इसको कहा जाता है वेल डिफाइंड, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हर जगह। ओके, मतलब कि जिसका आंसर क्या होगा, सिंपल वर्ड्स में जिसका आंसर होगा सेम। ठीक है, तो क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन ए वीक। तो इसका मतलब कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। तो सबको पता है, कोई ये नहीं बताएगा कि 10 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? वेल डिफाइंड सेट है। ये हमारे पास क्या है? एक वेल डिफाइंड सेट। ये हमारे पास क्या है? सेट। ओके, द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब कि एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवल्स होते हैं सबको पता है। ठीक है, मुझे पता है, आप लोगों को पता है, किसी से पूछोगे वही भी कहेगा कि भाई इतने वॉवल्स होते हैं। तो कौन कौन से वॉवल्स आ गए? ये भी एक किस्म का सेट है। तो कितने वॉवल्स है? जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। तो एवरीबॉडी नोज कि भाई हमारे पास जो सेट है उसमें इतने वॉवल, मतलब कि जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 1 2 3 4 5 वॉवल्स होते हैं। तो किसी से पूछोगे तो आंसर क्या रहेगा? सेम हो। तो ये वेल डिफाइंड सेट है। तो जिसमें आंसर वेरिएबल हो गए तो वो सेट नहीं है। सिंपल वर्ड्स में आपने ये याद रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई एक्टर अच्छा लगता है ना, हीरो किसी को पसंद है, ठीक है, तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। ठीक है, तो लेकिन जिसका आंसर सेम होगा वही क्या होगा? सेट्स होगा। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अगर जो ऑड नेचुरल नंबर आपने लिखना है लेस देन 10 तो सबको पता है। ठीक है, सब इसका आंसर जो होगा वो सेम होगा। तो ये भी क्या एक किस्म का सेट है। कैसे? जैसे हमारे पास है ऑड नंबर लेस ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो क्या क्या ऑड नंबर होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। तो सबका आंसर क्या होगा? यही होगा, सेम। तो इसका मतलब ये भी क्या है? हमारे पास सेट है 1 3 5 7 और 9। तो ये भी हमारे पास क्या है? वेल डिफाइंड सेट्स। द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। देखो, जो भी रिवर्स है, अगर कोई आपसे पूछेगा यमुना कहाँ पे है, गंगा कहाँ पे है, मतलब कि क्या लेंथ है, तो सबका आंसर क्या होगा? सेम होगा। तो ये भी क्या हमारे पास है? वेल डिफाइंड सेट। नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर्स। जो भी कलेक्शन है बेस्ट एक्टर्स का, वो डिफर करेगा ना। किसी को अलग से हीरोइन पसंद है, किसी को और अलग से। ठीक है, तो ये क्या होगा? डिफर करेगा। तो ये सेट नहीं है, ये नॉट सेट, ये सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। देखो फॉर एग्जाम्पल जो भी डिफिकल्ट टॉपिक है मैथ का, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ मैथ। मुझे अगर 4 टॉपिक मुश्किल लग रहे हैं, किसी को 10 लग रहे हैं, किसी को 20 लग रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं लग रहा है, तो डिफर करेगा आंसर। तो ये भी सेट नहीं है, नॉट सेट, ये भी सेट नहीं है। तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली क्लियरफाई योर डाउट। तो याद रखना, जिसमें आंसर सेम होगा तो वही सेट होगा, जिसमें डिफर करेगा तो वो सेट नहीं होगा। तो क्या है? सेट के लिए क्या होना चाहिए? मस्ट बी वेल डिफाइंड होना चाहिए, नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन क्या नहीं होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। अब देखो हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 फॉर्म होती है इसकी। वन इज द रोस्टर, सेकंड वन इज सेल्फ बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को हम दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम है टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म इज आल्सो नोन एज द टैबुलर फॉर्म। याद रखना, रोस्टर फॉर्म को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? टैबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या है? एक टैबुलर फॉर्म है। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म है।
तो रोस्टर फॉर्म या टैबलेट फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये हम कैसे लिखते हैं, जैसे रोस्टर या टैबलेट फॉर्म की एग्जांपल लेते हैं। द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो वॉवल्स है किसके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ठीक है। तो हम रोस्टर फॉर्म में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैपिटल लेटर ए से, मतलब कोई भी ए बी सी कोई भी है उसे हमने रिप्रेजेंट किया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखे इसको, ए ई आई ओ यू लिखा, और ये बाहर से हमने किस में रखे इसको, कर्ली ब्रैकेट में। और जो भी अंदर होते हैं ना ये वाले एलिमेंट्स, इसको एलिमेंट्स भी बोलते हैं, मेंबर्स भी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको, जो भी अंदर ये चीज़ें होती है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसको हम मेंबर भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी होते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, दिज आर द एलिमेंट्स, दिज आर द मेंबर्स, दिज आर द ऑब्जेक्ट्स। इनको मेंबर्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जो बाहर है ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट। तो इनको हम किस में रखते हैं, कर्ली ब्रैकेट। एंड ईच ऑफ दिस एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय ए कॉमर्स, और ए के अंदर आ रहा है, ए इज इक्वल टू, मतलब कि हमारे पास एक सेट है, तो इसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, ये एलिमेंट्स है, ये मेंबर है, और यही इन्हीं को हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो ये किसके अंदर रखते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और सेपरेटेड बाय ए कॉमर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑड नेचर नंबर लेस देन 10। अब ऑड नेचर नंबर है जो क्या है, 10 से कम है, तो क्या लिखेंगे, बी सेट 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये भी सबको पता है, ठीक है। तो ये हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म या टैबलेट फॉर्म में लिख रहे हैं। उसके बाद सेट ऑफ ऑल लेटर इन स्कूल, मतलब कि आपने जो भी स्कूल का जो लेटर है वो लिखना है। तो सी सेट होगा हमारे पास, तो एस सी, मतलब सबको क्या करना आपने, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो कॉमन से स्प्रेड करना है, एस सी एच। देखो सेट में एक बात याद रखना, रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है, याद रखना आपने रिपीटेशन नहीं करनी है। इसमें डबल वो आया है तो आपने सिंगल वो लिखना और एल लिखना है। तो सेट में रिपीटेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो सेट में क्या होता है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, याद रखना, इन ए सेट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो रिपीटेशन में क्या है, इन ए सेट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जैसे स्कूल है तो यहाँ पे ओ एल आएगा, डबल ओ नहीं आएगा, एक ही आएगा सिंगल, तो रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो याद रखना रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट में क्या आता है, रोस्टर फॉर्म और दूसरा टैबलेट फॉर्म, मतलब रोस्टर फॉर्म को ही टैबलेट फॉर्म कहते हैं, और सेकंड आगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म इज आल्सो नोन एज टैबलेट फॉर्म। तो जैसे वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमने क्या किया, ये सेट लिया हमने, एलिमेंट को हम किस में रखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में, दिस इज द कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवल्स है, ए ई आई ओ यू 5। तो ये इन्हीं को क्या कहा जाता है, या तो मेंबर्स, या तो एलिमेंट्स, या तो ऑब्जेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या कैसे करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म नो एलिमेंट यूज़, इसमें हम एलिमेंट का यूज़ नहीं करते, इसमें हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। याद रखना सेट बिल्डर फॉर्म, टेबलर फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, अब हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो एक्स ऑफ, मतलब कि ए हमारे पास सेट है, कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स ये मतलब डबल डॉट है ना, याद रखना इसको क्या कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सच दैट एक्स, और सच दैट एक्स इज ए वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये क्या है, वॉवल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये किस फॉर्म में लिखा हमने, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट की क्या है, वॉवल है, क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की वॉवल है, एक्स सच दैट एक्स इज वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। उसी तरह से ऑड नेचर नंबर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट ऑड नेचर नंबर, ठीक है, मतलब कि लेस देन क्या, लेस देन 10, मतलब एक्स जो कोई नंबर होगा वो किससे कम होगा, 10 से। सेट ऑफ ऑल लेटर इन स्कूल, सी एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। याद रखना जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में रखते हैं तब हम सीधा की सीधा लिख लेते हैं, है ना, जैसे जहाँ जो यहाँ पे लिखा होगा इसको उठा के सीधा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो याद रखना, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स सच दैट ऑड नंबर, मतलब कि लेस देन होना चाहिए 10 से, वही एक्स कोई वेरिएबल हो वो 10 से कम है। अब कुछ हमारे पास स्पेसिफिक नेम्स हैं सेट्स के। कैपिटल लेटर क्या बोलता है, ये बताता है नंबर ऑफ द सेट ऑफ नेचर नंबर।
अगर कहीं पर भी आपको कैपिटल लेटर एन दिखेगा तो इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। याद रखना जो कैपिटल एन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, द सेट ऑफ इंटीजर, ऑल इंटीजर, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यू किसको कर रहा है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और आर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी रियल नंबर है। जेड प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, और जेड नेगेटिव सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। और द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और जो है ये सेट है किसका, ऑल रियल नंबर्स। तो एन क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो भी नेचुरल नंबर का सेट है। जेड क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और क्यू है द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, और आर क्या है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। जेड पॉजिटिव क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, जेड नेगेटिव सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, और आर क्या है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और नेक्स्ट है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स। देखो अगर ऐसे सिंबल होगा दिस, इसको कहा जाता है बिलोंग्स टू। दिस सिंबल क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है बिलोंग्स टू। दिस सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू। और जब हम इसके ऊपर डैश डालते हैं, ये वाला इसको काटते हैं, इसको कहा जाता है नॉट बिलोंग्स टू। दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स सबसेट, और ये होता है जब सबसेट और इक्वल हो, दोनों सेट मतलब एक दूसरे के सबसेट भी हो और जो एलिमेंट्स हो वो भी इक्वल हो। जब सबसेट ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, इसको ऊपर से क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, याद रखना, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस लगा देते हैं, वो आ जाता है नॉट सबसेट। तो क्या क्या था, बिलोंग्स, ये वाला सिंबल है बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, इसके ऊपर एक ऐसे डैश कर देना, सबसेट है ऐसे सी की तरह, और नॉट सबसेट इसके ऊपर ऐसे लगा देना, और सबसेट एंड इक्वल क्या होगा, ऐसे सबसेट और नीचे से डैश, मतलब नीचे से ऐसे लेकर लगा दे। ये दिस इज़ द यूनियन, ये यूनियन का सिंबल है, और उल्टा यू लिखोगे तो इंटरसेक्शन का। और दिस इज़ द फाई, ये फाई एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। और ये भी क्या है, सेट ब्रैकेट्स, ये जो है ये सेट ब्रैकेट होते हैं जिनको कहा जाता है कर्ली ब्रैकेट्स, सेट ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, सेट ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, एंड ये क्या है, ये बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है। तो एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है। तो याद रखना क्या है, ये कह रहा है बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, सबसेट, सबसेट एंड इक्वल, और नॉट सबसेट। ये है यूनियन का सिंबल, ये इंटरसेक्शन का, एम्प्टी सेट का, ये है सेट ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट्स, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये, मतलब कि एन ऑफ ई क्या बोलता है कि कितने एलिमेंट्स है ये में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ये रिप्रेजेंट करता है। एंड ये क्या क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ये। अब हमारे पास है कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स, कौन कौन से है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स। एम्प्टी सेट्स भी होता है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट और यूनिवर्सल सेट। कौन कौन से सेट है, एम्प्टी सेट है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट और यूनिवर्सल सेट। कौन कौन से सेट है, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट और यूनिवर्सल सेट। अब एम्प्टी सेट क्या है, एम्प्टी सेट, द सेट विच डज नॉट कंटेन एन एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको कहा जाता है एम्प्टी सेट। द सेट विच डज नॉट कंटेन एन एलिमेंट, ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको कहा जाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है, ऐसे जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको कहा जाता है एम्प्टी सेट। द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको कहा जाता है एम्प्टी सेट। इसी को कहा जाता है नल सेट और वाइड सेट। तो एम्प्टी सेट को क्या कहा जाता है, नल सेट और वाइड सेट। तो एम्प्टी सेट क्या है, द सेट विच डज नॉट कंटेन एन एलिमेंट, ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको कहा जाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है, द एलिमेंट विच द सेट विच डज नॉट कंटेन एन एलिमेंट, द सेट विच डज नॉट कंटेन एन एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। आल्सो कॉल्ड नल सेट और वाइड सेट, इसी को नल सेट और वाइड सेट भी कहा जाता है, डिनोटेड बाई सिंबल फाई, या ऐसे कर्ली ब्रैकेट है ना, कर्ली ब्रैकेट और अंदर कुछ मत रखना, ठीक है, सिंपल है ना, सिंपल कर्ली ब्रैकेट, बस ये भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करती है, याद रखना, या तो सिंप्लीफाई या तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट, ये याद रखना। तो एम्प्टी सेट क्या है, द सेट विच डज नॉट, ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जैसे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये एम्प्टी सेट है। इसी को कहा जाता है नल सेट और इसी को कहा जाता है वाइड सेट। वाइड मीन्स नथिंग और एम्प्टी भी नथिंग, डिनोटेड बाई सिंबल फाई, ये वाला ऐसे, ये वाला फाई, ये ऐसे,
और बी से ऐसे लेके ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ट्रायंगल विद 4 साइड। अब देखो हमारे पास कोई ऐसे ट्रायंगल है जिसकी 4 साइड है नहीं, ट्रायंगल की तो हमेशा 3 साइड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो सेट है ट्रायंगल ये किसके बराबर है, 5 नल सेट, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया आपके पास, नल सेट के बराबर। किसके बराबर आ गया, नल सेट के बराबर, या ऐसे लिखो या एम्प्टी सेट। एक्स ऑफ एक्स इज ए नेचर नंबर लेस देन 0। देखो 0 से नेचर नंबर है कोई नीचे नहीं, तो जो भी नेचर नंबर है वो भी क्या है आपके पास एम्प्टी सेट है या 5। बी एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड नंबर। चलो अब ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू √4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्या 2 हमारे पास ऑड नंबर है नहीं, इसका मतलब ये भी क्या है आपके पास 5 है या, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी है, एम्प्टी सेट की एग्जांपल। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, द सेट विच डज नॉट कंटेन एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, द सेट विच डज नॉट कंटेन एन एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, आल्सो कॉल्ड नल सेट और वाइड सेट, डिनोटेड बाई सिंबल 5। और द सेट ऑफ ट्रायंगल विद 4 साइड, जिसकी 4 साइडें होती है, मतलब ऐसे कोई ट्रायंगल नहीं जिसकी 4 साइड, इसका मतलब एम्प्टी सेट है। एक्स ऑफ एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस दैन 0, 0 से नीचे, मतलब कि कोई नेचर नंबर होता नहीं है, 1 से ही शुरू होता है नेचर नंबर, 0 से तो होल नंबर शुरू हो जाता है, और 0 के नीचे तो वो नेगेटिव इंटीजर आ जाते हैं, है ना। तो ये भी आगे नल सेट या एम्प्टी सेट या वाइड सेट। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड नंबर। देखो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई प्लस माइनस, तो 2 तो हमारे पास क्या है, इवन नंबर या प्राइम इवन नंबर है, तो ऑड नंबर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एम्प्टी सेट। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या है, फाइनाइट सेट, देखो फाइनाइट सेट वो चीज़ें होती है जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट से ही पता चलता है जिनको हम काउंट कर नहीं कर सकते। तो फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट क्या है, फाइनाइट सेट द सेट विच इज एम्प्टी, ऐसे सेट जो क्या है बिल्कुल खाली है, या आर कंटेन काउंटेबल एलिमेंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट, और जिसमें हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, दैट इज द फाइनाइट सेट। मतलब जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हो और जिसमें जो या एम्प्टी हो, उसको कहा जाता है फाइनाइट सेट, ठीक है। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, विच कंटेन को अनकाउंटेबल एलिमेंट्स कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, और जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स जिनको हम गिन ही नहीं सकते, तो वो आ गया इनफाइनाइट सेट। जिसको गिन सकते हैं या एम्प्टी हो वो आया फाइनाइट सेट, और जिसको काउंट नहीं कर सकते वो आया इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल देखो एक्स ऑफ एक्स इज ए नेचर नंबर, एक्स ऑफ एक्स क्या है, एक नेचर नंबर है, बिल्कुल नेचर नंबर है, तो कहाँ से शुरू होगा हमारे पास नेचर नंबर, ये आ गया 1 3 1, ठीक है। तो नेचर नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5 डैश, ठीक है। तो ये तो चलता जाएगा ना, कहाँ तक आप गिनेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट, कौन सा सेट है, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स। बी जो सेट है 0,3,6 डैश डैश कहाँ तक है 99, इसका मतलब हमने कहाँ तक जाना है, लिमिट दी है यहाँ पे। देखो लास्ट जो दिया होता है ना कि 0 से लेकर हमें 99 तक, तो ये काउंटेबल है, इसको हम गिन सकते हैं, दैट इज द फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट, ठीक है। एक्स ऑफ एक्स इज ए पॉइंट ऑन द लाइन। अब देखो मतलब कि एक लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं, तो कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, गिन पाओगे नहीं, ये भी क्या है, इनफाइनाइट। ये सेट ऑफ डेज इन ए वीक, मतलब कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो सबको पता है, ये क्या है, ये फाइनाइट है, हम काउंट कर सकते हैं 7 दिन होते हैं। 0,2,4,6 डैश डैश, अब कहाँ तक गिनोगे, हमें नहीं पता, तो ये आ गया है इनफाइनाइट। और उसके बाद नेक्स्ट है ये सेट ऑफ इंटीजर। देखो इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो जाता है, जैसे 0 1 2 3 डैश डैश, कहाँ तक गिनोगे, -1 -2, कहाँ तक गिनोगे, है ना। तो ये भी क्या आ गया, सेट ऑफ इंटीजर। तो ये भी हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट। तो फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनको हम आराम से काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं जिनको काउंट नहीं कर सकते, ओके, जो अनकाउंटेबल कैटेगरी में आते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब है हमारे पास इक्वल सेट। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट्स। इक्वल सेट किसको कहा जाता है, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल, दो सेट्स को इक्वल कहा जाता है इफ दे हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट, जिसमें एलिमेंट भी सेम हो
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो। याद रखना टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट। देखो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो ऑर्डर चाहे जैसे भी हो, जैसे हमारे पास ए है, ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 4, 1 2 3 4। कितने एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 4, ठीक है। तो ए में कितने एलिमेंट्स है? 4। बी में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4। बी में कितने? 4। अब हमने इसके अंदर देखना है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, बिल्कुल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 है, और जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है। ए 1 भी है, इधर इधर भी 1 है, 2 इधर है, यहाँ पे 2 है। चाहे ऑर्डर जो भी हो हमें कुछ नहीं लेना, बस एलिमेंट सेम होना चाहिए। 3 इधर भी 3 है, 4 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 3 है। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें? 4, और इसमें कितने हैं? 4। अंदर भी जो एलिमेंट्स है वो क्या है? इक्वल है। इसका मतलब ये इक्वल सेट्स है। इसका मतलब ए और बी क्या है? ये इक्वल सेट्स। नेक्स्ट, एक्स ऑफ एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। जो एक्स ऑफ एक्स क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ पे सी माइनस मतलब 1 कामा 3 कामा -2 और 4 डैशड है। अब मुझे बताओ क्या ये आपस में इक्वल है? ठीक है, ये सी रखेंगे, इसको हम डी रखेंगे, सॉरी नहीं, सी इज नॉट इक्वल टू डी। इक्वल एलिमेंट नहीं है। देखो कैसे, यहाँ पे अब जैसे हमारे पास है एक्स ऑफ एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब जैसे ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से? ठीक है, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 डैश डैश। अब देखो ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर में तो सारे पॉजिटिव आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव -2 है, ठीक है। ये इसमें तो आएंगे नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि जो सी है वो डी के बराबर नहीं है। ATOM और TOMG। अब ई और एफ है, ई में जो एलिमेंट्स है ई सेट में ए कामा टी कामा ओ एम, और एफ में जो एलिमेंट्स है टी कामा ओ कामा एम कामा जी। अब मुझे बताओ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? पहले गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, लेकिन जो इसके अंदर जो मतलब 4 इसमें भी एलिमेंट है और 4 इसमें भी है, क्या ये सेम है? देखो ए यहाँ पे है, इधर ही नहीं है, टी है वो है एम है एम है, लेकिन ए तो है ही नहीं और जी भी नहीं है। इसका मतलब ई जो है वो एफ के बराबर नहीं है और ना ही सेट है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो इक्वल सेट में क्या होना चाहिए? एलिमेंट्स भी बराबर होना चाहिए, और जो एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर है वो भी सेम होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट इज ए सेट ऑफ ऑल नंबर्स। यूनिवर्सल सेट क्या है? ये सेट है हर एक नंबर का अंडर कंसिडरेशन। जैसे ये के एक हमारे पास सेट है, उसमें क्या संडे और सैटरडे दिया हुआ है, और यूनिवर्सल सेट में क्या संडे मंडे ट्यूसडे सब कुछ दिया हुआ है। क्या ये इसमें का सबसेट है? बिल्कुल, मतलब कि ये यूनिवर्सल सेट में आता है ना। तो संडे और सैटरडे है, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। सबसेट, सेट ही इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। सबसेट किसको कहा जाता है? इस सेट ये इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। जो सेट ये है वो किसका सबसेट है? बी का। याद रखना सबसेट क्या है? सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ बी। जो सेट ये है वो किसका सबसेट है? बी का। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। और जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं वो किस में होना चाहिए? बी में, तो तभी सबसेट है। तो सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ ए बी। सेट जो ये है वो सबसेट है किसका? बी का। अगर हर एक एलिमेंट ए का है जो बी में है, वो तभी वो सबसेट है। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। याद रखना जो एम्प्टी सेट है वो सबसेट है किसका? हर एक सेट का। तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। याद रखना जो एम्प्टी सेट है वो सबसेट है किसका? हर एक सेट का। याद रखना एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इक्वल सेट और सबसेट ऑफ ईच अदर। और जो इक्वल सबसेट होते हैं, इक्वल सेट्स होते हैं, वो भी सबसेट होते हैं एक दूसरे के। तो सबसेट क्या है? सेट ही इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो ए के एलिमेंट किस में होना चाहिए? बी में होना चाहिए, तो तभी वो क्या है? एक दूसरे का सबसेट। तो एम्प्टी सेट जो है, एम्प्टी सेट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट है वो हर एक सेट का सबसेट है। एवरी सेट और सबसेट ऑफ ईच अदर। हर इक्वल सेट और सबसेट ऑफ ईच। जो भी इक्वल सेट है वो एक दूसरे का क्या है? सबसेट। जैसे ये है और बी है। देखो अब ए के एलिमेंट क्या है? 1 और 2 है। क्या ये बी में है? ए और बी में, बिल्कुल। ए क्या है? सबसेट है किसका? बी का। क्या बी के एलिमेंट सारे ए में है? नहीं। 1 2 तो है, 3 4 5 से नहीं है। इसका मतलब बी जो है वो सबसेट नहीं है किसका? ए का।
ए सबसेट है, वाई ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, जितने भी एलिमेंट्स ए में, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी, वो सारे एलिमेंट्स किस में, बी में, 1 और 2, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन एलिमेंट इज इन सेट बी में है, बट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज़ नॉट इन सेट ए, जितने भी जो एलिमेंट बी के हैं वो सेट ए में है ही नहीं, इसका मतलब कि बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, ए जो है वो बी का सबसेट है। तो कैसे सबसेट आप देखोगे, ए के जितने में एलिमेंट है 1 और 2 है वो किस में है, बी में है, इसका मतलब ए किसका सबसेट है, बी का, लेकिन जब बी के जितने भी एलिमेंट है क्या वो ए में है, नहीं, इसका मतलब बी जो है वो सबसेट नहीं है ए का। नेक्स्ट, जैसे पी हमारे पास दिया है 2,4 और क्यू दिया है 4,2, ठीक है। अब देखो एक और दो एलिमेंट्स है, 2 इसमें भी है, इसमें चाहे ऑर्डर जैसे भी हो, ऑर्डर का हमें नहीं लेना है ना, हमें सिर्फ एलिमेंट इक्वल होना है, 2 है इसमें, 2 इसमें भी है, 4 इसमें देखो, इसका मतलब जो हमारे पास क्या है, जो पी है ना, पी के एलिमेंट किस पे है, बी क्यू में, इसका मतलब पी जो है वो सबसेट है किसका, क्यू का, है सबसेट ऑफ क्यू का, और एलिमेंट भी क्या है, इक्वल है, बिल्कुल। क्या क्यू भी सबसेट है, बिल्कुल, जो क्यू के एलिमेंट है वो पी में भी वाले, इसका मतलब क्यू भी सबसेट है किसका, पी का, और इक्वल भी है। तो ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे है इक्वल सेट्स और सबसेट ऑफ ईच अदर, जो इक्वल सेट्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होता है, सबसेट है। अगर पी सबसेट है क्यू का और क्यू भी सबसेट होगा पी का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए सेट, मतलब कि एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ए एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स है, 3, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है। तो एन ऑफ ए कितने, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, सपोज हमने रख लिया एम, है ना, है कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, एम की जगह हमने क्या रखा, 3, एम क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक हमारे पास सेट लिया जिसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है, एन ऑफ ए क्या होता है, एम के बराबर, तो एन ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 3, तो 2 रेज पर एम ये फॉर्मूला है, 2 रेज पर एम मीन्स 3, तो वो आ गया हमारे पास 8 एलिमेंट्स, ठीक है। इसका मतलब 8 सबसेट, नंबर ऑफ कितने सबसेट बनेंगे, 8, कितने बनेंगे, 8। तो याद रखना, जैसे फॉर हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं, मैंने कोई लिया सेट 2 4 6 8, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4, 4 है। तो हम सबसेट कैसे निकालेंगे, सबसेट्स कैसे निकालेंगे, तो 2 रेज पावर एम, ये हमारे पास क्या आ गया, एम आ गया, 2 रेज पावर एम, 2 रेज पावर 4 मीन्स 16, आगे 16। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसेट 16 तो आए, लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे वो भी इम्पोर्टेंट, कैसे लिखेंगे, सबसेट 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 आएगा पहले, फिर हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, देखो ध्यान से सामने, पहले 2 को लिखेंगे कॉमा, फिर 4 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे, फिर 8 को लिखेंगे, याद रखना। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 2 और 4, 2,4 लिख सकते हैं, उसके बाद फिर 2,6 लिख सकते हैं, फिर 2,8 लिख सकते हैं, फिर 2,8 लिख सकते हैं, उसके बाद 4,6 लिख सकते हैं, सॉरी कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद आ गया 4,8 लिख सकते हैं, और ऐसे ऐसे ये पूरा 16 तक हम लिख सकते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे, जैसे वहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें मतलब कि आपने क्या करना है, इसका सबसेट लिखना है। तो क्या आ गया, एम्प्टी सेट लिख लिया हमने, पहले हम 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 लिखा, फिर 3, फिर किसकी बारी आ गई, 1 और 2 की बारी, फिर 1 और 3 की बारी, 1 और 3 की बारी, फिर हम क्या लिखेंगे, 2 और 3 की बारी, 2 और 3 की बारी, और लास्ट में क्या लिखेंगे, पूरा लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये यहाँ पे आ गया 8। तो ये याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हाउ मैनी सबसेट ऑफ ए सेट, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपने किस तरह से इसको फाइंड आउट करना है। अब इंटरवल्स हम कैसे लिखते हैं, द सेट ऑफ नंबर बिटवीन, ये तो इंट्रोडक्शन है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगा। इंटरवल क्या होता है, द सेट ऑफ नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर, जो सेट ऑफ नंबर है दो रियल नंबर के बीच में, उसी को कहा जाता है इंटरवल।
इंटरवल्स क्या है? द सेट ऑफ नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर। जो सेट ऑफ नंबर है जब दो रियल नंबर के बीच में है लाई करता है उसको कहा जाता है इंटरवल। वो ओपन इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल होता है, सेमी ओपन या क्लोज इंटरवल होता है, याद रखो। देखो ओपन इंटरवल क्या हो जाता है इसमें, देखो जब भी ओपन बोलेगा तो उसके लिए हम कौन से ब्रैकेट का यूज़ करते हैं? राउंड ब्रैकेट्स का। कैसे? राउंड ब्रैकेट, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, राउंड ब्रैकेट जिसको कहा जाता है। जहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट होगी तो हमने क्या करना है? ऐसे वाला सिंबल के ग्रेटर और लेस देन का सिंबल यूज़ करना है, ठीक है। किसके लिए? ओपन इंटरवल के लिए। जब हमारे पास क्लोज इंटरवल होगा तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है। कौन सा करना है? स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है। और जब भी ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा तो हमने ये वाला सिंबल लेस देन इक्वल टू और ये वाला सिंबल यूज़ करना है, याद रखो। अब देखो ओपन इंटरवल है ना, तो हमने क्या करना है? स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करना, मीन्स राउंड ब्रैकेट का यूज़ करना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, एक्स ऑफ एक्स एक्स सच दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर का, रियल नंबर से। अब ये क्या स्मॉल ब्रैकेट है ना, तो ए और कौन सी ब्रैकेट आएगी? ये वाला लेस और फिर ये वाला लेस और फिर आगे बी, ये आपने याद रखना। तो इसमें क्या होगा? ए और जो बी है वो इंक्लूड नहीं होगा, याद रखना। स्मॉल ब्रैकेट इसका मीनिंग क्या है? स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये आपस में ये इंक्लूड नहीं होगा, ना ये होगा इंक्लूड ना तो बी होगा। तो लिखना कैसे है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। जो एक्स ऑफ एक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। तो ये है और लास्ट में क्या बी है, तो जो एक्स है। अब आपने क्या करना, जब ऐसे ब्रैकेट आ जाते तो आपने ये वाला सिंबल का यूज़ करना, ओके। अब जब हमारे पास क्लोज इंटरवल होगा तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास? स्क्वायर ब्रैकेट की यूज़ करना, ये काम अभी यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे देखो ये है ना, मतलब इसमें दोनों इंक्लूड होगा। ओपन मतलब कि जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में होगा इसमें ए भी और बी भी दोनों इंक्लूड होंगे। यहाँ पे क्या होगा? ए और बी होगा। यहाँ पे आ गया लेस देन इक्वल टू, फिर एक्स लेस देन इक्वल टू बी। यहाँ पे ये वाला सिंबल आएगा, याद रखना, शॉर्टकट ट्रिक है। जब भी यहाँ पे ये चीज़ें आएगी तो हमने क्या करना है? इसका यूज़ करना है। और जहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट आएगी तो हमने ये वाला का यूज़ करना है, तो आराम से ये चीज़ें हो जाएगी। तो ये आपने याद रखना। उसके बाद सेमी ओपन या क्लोज इंटरवल में क्या होता है? देखो एक बार हम इसको स्मॉल ब्रैकेट से देंगे और दूसरा फिर हम क्या कैसे लिखेंगे इसको, जो स्क्वायर ब्रैकेट से। तो यह कैसे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। देखो ये है ना क्लोज ब्रैकेट, क्लोज मतलब कि ये कौन सी है? ये हमारे पास है राउंड ब्रैकेट। तो इसमें क्या सिंबल यूज़ करेंगे? ए, ये वाला। और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट इसके साथ क्या करेंगे? ये वाला और इक्वल टू। या ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है अगर मैं इसके साथ बड़ी ब्रैकेट रख लूँ स्क्वायर ब्रैकेट और इसके साथ स्मॉल ब्रैकेट, तो क्या होगा? एक्स सच दैट बिलोंग्स टू। अब देखो यहाँ पे हमने ये वाली ब्रैकेट यूज़ की ना, इसके साथ ये वाला आपने यूज़ करना। और ये छोटी ब्रैकेट है, यहाँ पे आपने लेस देन ये इसका यूज़ करना, ओके। नेक्स्ट वन इज़ द वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम रिलेशन बिटवीन द सेट कैन बी रिप्रेजेंट बाय वेन डायग्राम। अगर आपने सेट के बीच में जो भी रिलेशन दिखाना है वो कौन किससे शो करना है? अपने वेन डायग्राम से। किससे शो करना है? वेन डायग्राम से। देखना किससे शो करना है? अपने वेन डायग्राम से, ठीक है। तो हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल सेट है। ए हमारे पास है कोई सेट है जिसमें 2 4 6 8 है। बी एक सेट है जिसमें 1 2 3 5 7 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? एक वेन डायग्राम बनानी है, एक रेक्टेंगुलर टाइप। और इसमें क्या आ गया? ए लिया और बी लिया। देखो ए लिया और बी लिया। ए के जितने भी एलिमेंट है 2 4 6 8 लिख लिया, और बी के जो भी है 1 3 5 7 लिख लिया। क्या क्या लिया? 1 3 5 7 हमने, ठीक है। तो उसके बाद देखो 1 लिया, 2 4 6 ले लिया, और बी कब ले लिया हमने? 1 3 5 7। अब देखो हमने इसको दूर दूर क्यों लिया? क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन नहीं आ रहा था, इसलिए हमने क्या किया? इसको अलग अलग बना दिया, मतलब डिसजॉइंट बना दिया। याद रखना, देखो 2 4 6 8 2 4 6 8 1 3 5 7, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहे थे तो हमने अलग अलग बना दिया। और जो बचा आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, क्या बचा? 9। तो 9 बचा तो इसको बाहर लिख लेंगे, इसका वेन डायग्राम। नेक्स्ट, अगर जिसमें कॉमन होगा तो 1 3 5 7 8 9 आ गया। ए हमारे पास 2 4 6 8 है और बी है 6 8। वेन डायग्राम वैसे है यूनिवर्सल सेट। अब देखो हमने क्या किया? एक मतलब बी वाला बनाया 6 और 8।
अब देखो 6 और 8 क्या ए में आ रहा है, बिल्कुल, तो इसका मतलब कि ए बाहर से आएगा, तो हमने ए को बाहर से निकाला, बाहर लिखा, तो जो बचा है बाहर क्या बचा है, मतलब 6 और 8 आ गया, वो हमने लिख लिया अंदर, बाहर क्या बचा है 2 और 4, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो ये आगे बी के अंदर ए के अंदर क्या क्या है, ये सारा है, ठीक है, 2 4 6 8, और जो बचा यूनिवर्सल सेट में देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8 आगे, और बाहर क्या बचा 1 3 5 9, 1 3 5 7 9, ये हमने लिख लिया बाहर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ये वाला। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब हमारे पास है ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑन सेट हम कैसे लिखते हैं, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। कौन कौन से ऑपरेशन ऑफ सेट है, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, याद रखना, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, ऐसे सेट जिसमें हर एक एलिमेंट्स होते हैं ए और बी के, जैसे ए और बी है, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी क्या होगा, हमारे पास 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 1 भी आ गया, फिर 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। अगर जो दो एलिमेंट दोनों साइड जैसे 3 और 3 है, इसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो रिपीट नहीं करनी, याद रखना है, हम रिपीटिशन नहीं करते सेट। ए यूनियन बी में क्या हो गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 5 6 7 8, ये आ गया ए यूनियन बी। अब देखो, अब इनमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, ठीक है, कॉमन आ रहा है, देखो 2 मतलब 3 और 3 कॉमन, हम इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ओके। तो ए में कौन कौन से हैं, देखो 2 4, ठीक है, 2 4 8, मतलब जो जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें, एक आ रहा है हमारे पास 3, ओके, 3 आ रहा है कॉमन, फिर उसके बाद 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, उसके बाद 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। 3 5 6 हमने कॉमन लिख लिया, बचा क्या क्या ये में 2 4 8, क्या क्या बचा 2 4 8, वो हमने ये में लिख लिया, और बी में क्या बचा 1 7, और बी में क्या बचा 1 और 7, ये आ गई ए यूनियन बी का सेट, ओके। तो ये पूरा किस पे आ गया, ए यूनियन बी का पूरा वेन डायग्राम। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ए यूनियन बी की, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है यूनियन के। एक है कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, ए यूनियन बी वो होता है बी यूनियन ए, याद रखना, कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, ए यूनियन बी किसके बराबर हो गया, बी यूनियन ए। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी वो होता है ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी और उसके बाद इज इक्वल टू ए यूनियन बी फिर बाहर यूनियन सी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, ए यूनियन 5 होगा वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर। अगर ए यूनियन 5 के साथ आप करोगे तो वो ए ही आएगा, तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी ये बताता है, ठीक है। एडम पोर्टेंट लॉ क्या बोलता है, ए यूनियन ए क्या होता है, ए। एडम पोर्टेंट लॉ क्या होता है, ए यूनियन ए होता है ये। और लॉ ऑफ यूनिवर्सल क्या होता है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल होता है ए यूनियन यू होता है यूनिवर्सल के बराबर। तो ये आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ये है लॉ ऑफ यू, ए यूनियन यू वो हो गई यू, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, और ये आ गया एडम पोर्टेंट, और ये कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी ए यूनियन 5 होता है ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी। और एडम पोर्टेंट लॉ होता है ए यूनियन ए, ए यूनियन ये होता है ये। एडम पोर्टेंट लॉ क्या होता है, ए यूनियन ये इसको लिए, और लॉ ऑफ यूनिवर्सल होता है ए यूनियन यू यू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये सेट विच कंटेन कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, ऐसे सेट जिसमें कॉमन एलिमेंट हो ए और बी के, तो ये सेट विच कंटेन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी 1 2 3 4 5 8 और बी 6 7 8 9 10 11, तो ये इंटरसेक्शन बी में हो जो दोनों में कॉमन हो। देखो दोनों में कॉमन क्या है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 इसमें भी है, इसमें भी 8 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 6 7 8 ये आ गया कॉमन, ठीक है। अब देखो हमने ए और बी निकालना है, मतलब जो कॉमन है, तो हमने ऐसे बनाना है दोनों को, ये कॉमन आएगा। कॉमन क्या क्या है 6 7 8, तो ये आगे ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ लॉज है, कॉम्यूटेटिव लॉ उसमें ए यूनियन बी था और बी यूनियन ए, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी वो होता है बी इंटरसेक्शन ए। उसके बाद में एसोसिएटिव लॉ था ए यूनियन बी यूनियन सी, और यहाँ पे क्या है ए इंटरसेक्शन फिर बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है
ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी। लॉ ऑफ फाई, तो ए इंटरसेक्शन फाई वो होता फाई, है ना। तो ये किसके बराबर होगा फाई। जब दोनों में मतलब कि दोनों में कॉमन नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा फाई आएगा ना, एम्प्टी सेट। तो ये तो आसान लॉ ऑफ फाई। उसके बाद एड इम्पोर्टेंट लॉ, ए इंटरसेक्शन ये वो होता है ये, वहाँ पे क्या था ए यूनियन ये, तब भी ये था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए इंटरसेक्शन फिर बी यूनियन सी, वो किसके बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी फिर बीच में क्या आ जाएगा यूनियन, ये वाला यूनियन, फिर बाहर क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी। क्या किया आपने ए इंटरसेक्शन बी किया पहले, याद रखना, फिर बीच में आ गई यूनियन, फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन फिर सी इंटरसेक्शन। सिंपल याद रखना आपने। ओके, एनी पर्सन एट ऑल प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नो मूव टू द नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो इसके ऊपर JKSSB क्वेश्चन पूछ चुका है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में, जो भी प्रीवियस एग्जाम हो चुके हैं इसके बाद। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या है, देखो ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और बी सेट है 6 7 8 9 10 11। ओके, और ये कह रहे हैं कि ए माइनस बी हम कैसे करेंगे। देखो ए के जो भी एलिमेंट है उसको बी से निकाल दो। देखो 6 है 6 इसको निकाल दो, 7 है इसको निकाल दो, 8 है इसको निकाल दिया। ओके, तो क्या क्या बचा हमारे पास, ए में क्या बचा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, बस ऐसे करना है, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, जो भी ए के एलिमेंट बचे वही लिखने हैं। अगर क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या सेम होंगे एलिमेंट, नहीं, अलग अलग आएंगे। अगर मैं बी माइनस ए करूँगा तो मैं क्या करूँ, देखो तो इसमें क्या क्या है, मतलब कि बी में क्या एलिमेंट बचे 9 10 11 9 10 11, जो बचे हैं वही लिख लेना। ओके, तो जो भी यहाँ पे आए, जैसे ए माइनस बी है तो आपने जो दोनों में एलिमेंट कटे और जो ए में बचा है जो पहले एलिमेंट आ रहा तो वही लिखने। अगर बी माइनस सी होगा तो जो बी में बचे हैं वही लिखने। तो यहाँ पे हमने दिखाया, देखो ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा था 6 7 8, और इसमें क्या आ रहा था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और बी में क्या आ रहा था 9 10 11 9 10 11। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कम्प्लीमेंट मतलब डैश। कम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ऑल एलिमेंट ऑफ यू, मतलब कम्प्लीमेंट ए का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट है किसमें यूनिवर्सल सेट में, विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, और जो एलिमेंट ए में नहीं है। देखो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और देखो ए में 6 7 8 9 10 11, तो ये कम्प्लीमेंट क्या होगा, ये कम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो ए के जितने भी हैं वो निकाल दो 1 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11, क्या बचा 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 और लास्ट 12, उसको कहा जाता है ए कम्प्लीमेंट। मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो, ठीक है। तो हम मतलब कि जो ए में ना हो, ए का कम्प्लीमेंट मतलब कि ए का जो जितने भी एलिमेंट है वो बी से क्या करना है सारे निकाल देना है, और जो बचेंगे वो ए कम्प्लीमेंट होंगे। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या क्या प्रॉपर्टीज है कम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। कम्प्लीमेंट लॉज, ए इंटरसेक्शन ए डैश होता है 5 के बराबर। याद रखना कम्प्लीमेंट्री लॉ क्या करता है, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या बताता है, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट मीन्स 5। अगर ए का इंटरसेक्शन होगा और फिर उसका कम्प्लीमेंट तो वो क्या होगा 5 में, तो मतलब ए और ए के बीच में जो कॉमन होगा, ठीक है, और उसका फिर कम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो आ गया 5। तो ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट होता है 5, या ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, ठीक है। ए यूनियन ए मतलब ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट क्या होता है आपके पास यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट के यूनियन के बराबर होता है, मतलब कि यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, और या ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट होता है 5। लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंटेशन, अगर ए डैश का होल डैश तो वो आगे ए के बराबर, किसके बराबर हो गया ए के बराबर, ए डैश का होल डैश होता है ए के बराबर। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, 5 डैश होता है यूनिवर्सल सेट के बराबर 5 डैश, और लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट होता है यू डैश होता है 5। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट 5 डैश होता है यू के बराबर और यू डैश होता है 5 के बराबर। डी मॉर्गन लॉ इंपॉर्टेंट है, ए यूनियन बी का डैश होता है ए
का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, याद रखना ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट होता है ए का डैश यूनियन बी का डैश। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ए यूनियन बी का डैश होता है ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट होता है ए का डैश यूनियन बी का डैश। अब है पावर सेट, दिस इज़ द लास्ट वन, ठीक है, इंट्रोडक्शन का पार्ट। कल से हम इसके प्रैक्टिस मतलब कि क्वेश्चन करेंगे, फिर और क्लियरिटी हो जाएगी। पावर सेट होता है, पावर सेट ऑफ ए सेट, ये इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सेट सबसेट ऑफ ए। पावर सेट क्या होता है, ये सेट होता है हर एक पॉसिबल सबसेट ऑफ ए का, इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट, और जिसमें क्या होता है एम्प्टी सेट भी आता है, एंड ए इटसेल्फ। देखो लेट हमारे पास ए, हमारे पास क्या है ए बी सी, तो कितने एलिमेंट्स इसमें, 3, 1 2 3, तो 2⁻³ आ गई 8। तो हम इसको क्या करेंगे, पावर सेट बनाएंगे। तो याद रखना जैसे 5 जो है वो हर एक हर एक सबसेट का सेट होता है, ठीक है, ऑफ एवरी सेट। जैसे 5 आ गया, ए आ गया, बी सी, फिर ए बी, है ना, जैसे सबसेट करते थे, फिर ए सी आ गया, फिर बी सी, और सी बी सी, ए बी सी पूरा लिख लें। तो कितने आ गए हमारे पास 8। पावर सेट क्या होता है, 2⁻n, तो हमारे पास ये आ गया पावर सेट ऑफ ए सेट, ये इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, मतलब जितने भी ऑल पॉसिबल सबसेट है उसका एक सेट है पावर सेट। तो एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर। देखो आप लोगों के लिए इतना कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, तो फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये तो गलत बात है। नो मोर द नेक्स्ट।